गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं राजन सिंह एसएमएम मेमोरियल कॉलेज साइंस लेक्चरर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले एटम के बारे में बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उनके कौन कौन से मॉडल होते हैं उनके बारे में बताया। मॉडल में हम लोगों ने डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बाद से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा और थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद से हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा की। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कंक्लूज़न निकले उनके बारे में अध्ययन किया गया। फिर कंक्लूज़न जो निकले उसके पश्चात कुछ कमियां रह गई रदरफोर्ड में, उन कमियों को दूर करने के लिए अगला मॉडल जो कि आज हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे, बोर एटॉमिक मॉडल। अब ये बोर एटॉमिक मॉडल इज द बेस्ड ऑन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रदरफोर्ड ने बताया कि एटम परमाणु जो है मध्य में, परमाणु के मध्य में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यहाँ तक तो जो भी रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था उनकी थ्योरी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होती है। तत्पश्चात यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और नाभिक का धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द काउंटर बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चूँकि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका एक अपना संवेग है, कोणीय संवेग mvr, जो कि इंटीग्रल मल्टीप्लिकल NH/2 पाई के बराबर होता है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट को एनर्जी लेवल कहा जाता है, जिसे 1, 2, 3, 4 या KLMN से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जैसे न्यूट्रल एटम है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है इनर सेल से, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाएगा और इस दौरान वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा विकिरण के रूप में, रेडिएशन के रूप में। इसके बारे में बताया। इसके पश्चात इन्होंने जीमैन इफेक्ट की भी चर्चा की। जीमैन इफेक्ट के बारे में बताया कि जब आवेशित इलेक्ट्रॉन जब गति करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। फिर इन्होंने स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा के विषय में अध्ययन किया और हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में इन्होंने चर्चा की। केवल एकल इलेक्ट्रॉन एटम्स, हैविंग इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में ही इन्होंने बताया, स्पेक्ट्रा के बारे में बताया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। और इन्होंने बताया कि 6 कैटेगरी में सीरीज़ निकलती है, जिसको हम लोग इतना विस्तृत अध्ययन नहीं करना है, फिर भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो ये 6 कैटेगरी जो होती है स्पेक्ट्रल लाइन की, वो कौन कौन सी होती है? लाइमन, बामर, पास्चन, फंड, ब्रैकेट एक्सेट्रा। तो स्पेक्ट्रल लाइन के विषय में भी इन्होंने चर्चा की। तत्पश्चात इनकी बहुत सारी कमियां भी रह गई।
उन कमियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी कमियां रह गई। अब ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। इन्होंने केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन हैविंग एटम के बारे, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में ही केवल बताया। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स ही कुड नॉट एक्सप्लेन, पहली कमी। ये मॉडल फेल था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए। फिर इन्होंने जो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, वो इंटीग्रल मल्टीपल NH/2 के इक्वल होता है, ये बताया। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट कमी इनकी रह गई कि ये ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइन जो हमें प्राप्त होती थी, उस स्पेक्ट्रल लाइन की अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद से उन्होंने जो स्टार्क इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट बताया, केवल उन्होंने बताया कि ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसे हम जीमैन इफेक्ट कहते हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसे हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। बट ये क्या होता है, कैसे होता है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। फिर नेक्स्ट इन्होंने जो इनकी कमियां रह गई, he does not explain the uncertainty principle, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को भी यह नहीं बता सके। इस प्रकार से ये बोर एटॉमिक मॉडल, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है किसी भी एटम का, अगर कह दिया जाए लिखने के लिए, एटॉमिक नंबर दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कह दिया है, तो कि इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n², जहाँ n डिनोट करता है सेल नंबर, एनर्जी लेवल। एक ही चीज़ है, एनर्जी लेवल चाहे बोलिए, चाहे सेल बोलिए, सेल नंबर, और चाहे ऑर्बिट बोलिए। तो n ये कोषों की संख्या निर्धारित करती है कि k कोष है, l है, n है, m है, n है, या 1 2 3 4। तो इस तरह से इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n²। दूसरी कक्षा में है तो n की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 × 2 8। इस तरह से अगली कक्षा में देखेंगे। तीसरी कक्षा में है तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का मल्टीपल कीजिएगा। तो इस तरह से हम जो है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ले लेते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम लोग अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा कितनी प्रकार की होती है, ऊर्जा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।